हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? हाँ बेटा, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन लॉ के बारे में पढ़ा। उसका एक्सपेरिमेंटल कर्व भी देख लिया। अब देखो, हम लोग बात करेंगे कि जो क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग जिन साइंटिस्ट ने इसके एक्सप्लेनेशन देने की ट्राई की उनके बारे में, फिर इनकी जो फेलियर्स रही उनके बारे में। तो सबसे पहले आ जाएगा अपना वेन्स लॉ। फर्स्ट जो पॉइंट हो जाएगा इसमें वो होगा वेन्स लॉ। देखो, वेन्स लॉ हमें क्या बताता है, या जो साइंटिस्ट था वेन, उसने हमें क्या स्टेटमेंट दिया। उसने क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स यूज किया और एक एक्सप्लेनेशन हमें प्रोवाइड करवाई। अब वो क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग उसने जो एनर्जी डेंसिटी दिखाई, एनर्जी डेंसिटी ई लैम्डा, उसका फॉर्मूला कैसे दिया, ई लैम्डा इक्वल्स टू, या इसे मैं बोल सकता हूं जैसे किसी वेवलेंथ के रीजन में अगर मैं दिखाऊं कि वेवलेंथ लैम्डा एंड लैम्डा प्लस डी लैम्डा, इस रीजन में, मतलब बीच में कौन सा पार्ट आ गया, लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा के बीच में डी लैम्डा आएगा। अगर इन दोनों का डिफरेंस देखें तो डी लैम्डा वाले पार्ट के लिए जो एनर्जी डेंसिटी है वो कैसे दी जाएगी, तो वो मैं दिखा रहा हूं। डी ई लैम्डा इक्वल्स टू ए, एक कांस्टेंट उसने यूज किया, अपॉन, देखो इसको हम लोग डेरिवेशनली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को कभी ये सिलेबस में नहीं पूछा जाएगा, अपने सिलेबस में यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, कि या ये डेरिवेशन कहाँ से आती है। तो मैं ये फॉर्मूला आप लोगों को डायरेक्ट यूज करके दिखा रहा हूँ। डी ई लैम्डा ए अपॉन लैम्डा की पावर कितनी थी उसमें, 5, लैम्डा किसको शो करता है, वेवलेंथ को, अपॉन एक्सपोनेंशियल ई अपॉन टी टी, या उसने कहा लैम्डा टी, ई अपॉन लैम्डा टी इनटू में क्या आ जाएगा, डी लैम्डा। ये वाला फॉर्मूला उसने काम में लिया, या मैं ऐसे दिखा सकता हूं, डी ई लैम्डा इक्वल्स टू ए लैम्डा की पावर -5 ए माइनस ए अपॉन लैम्डा टी डी लैम्डा। ये वाला फॉर्मूला उसने काम लिया, किसने, वीन ने। कौन से लॉ की हेल्प से, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स की। और ये किसको बताता है, एनर्जी डेंसिटी को। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें या कर्व बनाए, तो वो कर्व देखो कैसे आएगा। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं ई लैम्डा और लैम्डा के बीच में कर्व बनाता हूं, ये ओरिजिन है, तो वो कर्व कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। इस तरह से आगे वेरी करेगा। तो जो एक्सपेरिमेंटल कर्व था उससे ये रिजल्ट जो इससे मिल रहे थे, इस वाले थ्योरी से, इस वाले फॉर्मूले से, वो सही मिल रहे थे हमें, ठीक। फिर आगे जब हम और आगे जाएंगे, तो और आगे जाने पर देखो, जो यहाँ पर लैम्डा की पावर -5 वाली टर्म पहले इफेक्टिव रहेगी, फिर अगर लैम्डा की वैल्यू बहुत ज्यादा मैं बढ़ा दूं तो कौन सी वाली टर्म ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी, एक्सपोनेंशियल टर्म ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। तो ये वाली टर्म ज्यादा इफेक्टिव होने की वजह से जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट मिल रहे हैं अपने को, और इस थ्योरी से जो रिजल्ट मिल रहे हैं, वो क्या हो जाएंगे, डेविएट कर जाएंगे एक दूसरे को। स्टार्टिंग में जब लैम्डा की वैल्यू हम लोग कम रखते हैं, तब तो ये वाला लो एकदम सही से एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को सेटिस्फाई करता है, लेकिन अगर ज्यादा वेवलेंथ की बात की जाए तो उस वाले केस में ये अच्छे से सेटिस्फाई नहीं करता, ये वाला लो। तो यहां पर ये वेन्स लो, वेन्स लो कुछ हद तक सेटिस्फाई कर पाया, इसे पूरे एक्सपेरिमेंटल कर्व को सेटिस्फाई नहीं कर पाया। या फिर मैं क्या बोल सकता हूं यहाँ पर, ये कौन सी वेवलेंथ के लिए सही अप्लाई हो पाया, शॉर्टर वेवलेंथ के लिए, ये शॉर्टर वेवलेंथ के लिए
सही से हम लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। हायर वेवलेंथ के लिए ये रिजल्ट भी अच्छे से हमें प्रोवाइड नहीं करवा पाया। तो ये मीन्स लो का फॉर्मूला है, ठीक। इसके बाद में साइंटिस्ट आए रेले और जीन्स, उन लोगों ने मिलकर एक फॉर्मूला और हमें प्रोवाइड करवाया। जो भी क्या हुआ बाद में जाकर गलत हुआ, लेकिन वो जैसे इसने शॉर्टर वेवलेंथ के लिए हमें सही रिजल्ट प्रोवाइड करवाया, वैसे उन्होंने कौन से वेवलेंथ के लिए रिजल्ट प्रोवाइड करवाया, हायर वेवलेंथ के लिए। तो देखो रेले एंड जीन्स जो थे उन्होंने क्या फॉर्मूला हमें दिया, तो मैं यहाँ पे ये लिखा रहा हूँ। रेले एंड जीन्स, तो नेक्स्ट अपनी हेडिंग हो जाएगी रेले जीन्स लो। देखो रेले जीन्स ने फिर से वही क्लासिकल थ्योरी यूज करी, और क्लासिकल थ्योरी में उन्होंने मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स को फॉलो किया। मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स आप लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ सकते हो, वहां पर आप लोगों को ये मिल जाएगा। जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट पढ़ते हैं तो आप लोगों को कोर्स में मिल जाएगा थर्मोडायनेमिक्स। अगर आप पढ़ना चाहते हो अच्छे से तो वहां पर स्टडी कर सकते हो। बाकी आप लोग अगर क्वांटम पढ़ रहे हो तो इससे पहले आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी ही होगी पिछली क्लासेस में, तो पता होना चाहिए। हम लोग वहां पर एक इक्विपार्टीशन फंक्शन वगैरह यूज किया करते हैं, या हम लोग ऐसे बात करते हैं कि कोई भी मटेरियल होगा वो एटम्स से मिलकर, देखो इन्होंने एक सही लाइन पकड़ी, इन्होंने रेले जीन्स ने एक सही लाइन पकड़ी। इन्होंने क्या यूज किया कि वहां पर जो मटेरियल होगा वो एटम्स से बना हुआ होगा, और वो एटम्स खुद के पास क्या रखेंगे, एनर्जी स्टोर करके रखेंगे। फिर वो जब ऑसिलेशंस शो करेंगे तो वो एनर्जी कुछ इस फॉर्म में दी जाती है। इक्विपार्टीशन एनर्जी की जब बात करते हैं हम लोग तो E इक्वल्स टू कैसे दिया जाता है, KT की फॉर्म में दिया जाता है। E इक्वल्स टू KT, ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा पहले। इक्विपार्टीशन एनर्जी ये बोल दी जाती है। तो इस तरह से वहां पर क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स यूज किया उन्होंने। गलती उन्होंने यही करी क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स को इन्होंने काम में ले लिया, तो रिजल्ट में इनको फिर गलत ही मिलना था। उन्होंने कुछ नया नहीं सोचा, थोड़ा बहुत सही सोचा कि वहां पर एटॉमिक ऑसिलेटर्स होंगे और उनकी एनर्जी कुछ इस तरह से होगी, लेकिन वो सही नहीं था। तो रेले जीन्स ने भी हमें एक लॉ प्रोवाइड करवाया। क्या था ये, जो देखो ये जो DE था वो किसके इक्वल होगा, 8 पाई न्यू स्क्वायर। न्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, जिस फ्रीक्वेंसी से वो जो एटॉमिक ऑसिलेटर्स हैं या एटम्स हैं वो ऑसिलेट कर रहे होंगे या वाइब्रेशन कर रहे होंगे, न्यू स्क्वायर KT अपॉन में C की पावर 3। C की पावर कितनी हो जाएगी, 3, साथ में आएगा D। इन्होंने ये जो फॉर्म दी वो किस में दी, फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में। उन्होंने कौन सी फॉर्म दी है, फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में, EDE। क्या मैं फ्रीक्वेंसी को किस में चेंज कर सकता हूँ, वेवलेंथ में चेंज कर सकता हूँ। हाँ देखो कैसे, अगर देखा जाए तो हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं कि न्यू इक्वल्स टू क्या होता है, C अपॉन लेमडा। ये फॉर्मूला हम लोग काम में ले सकते हैं, न्यू इक्वल्स टू क्या होगा, C अपॉन लेमडा। तो अगर मैं इसका क्या लूँ डिफरेंशिएशन या डी न्यू निकालूं तो क्या आ जाएगा, माइनस C अपॉन लेमडा स्क्वायर डी लेमडा। ये वाला रिजल्ट मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा। देखो यहाँ पर ये रिजल्ट पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, DE लेमडा। अब देखो मैं न्यू की जगह क्या दिखाऊंगा, वेवलेंथ की फॉर्म इक्वल्स टू कितना आएगा, 8 पाई न्यू स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा मैं, C स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर। तो ये आ जाएगा C स्क्वायर अपॉन में लेमडा स्क्वायर, साथ में क्या आएगा KT एज इट इज, KT एज इट इज। डी न्यू की जगह क्या आ जाएगा, माइनस, तो माइनस तो यहाँ दिखा दूंगा, इनटू में क्या आ जाएगा C अपॉन लेमडा स्क्वायर
डी लैम्डा, और अपॉन में क्या आ रहा है सी क्यूब, तो अपॉन में क्या आ जाएगा सी क्यूब। देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, हाँ क्या सी स्क्वायर है इंटू सी, कितना बना सी क्यूब, अपॉन में भी क्या आ रहा है सी क्यूब, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो देखना ये माइनस साइन में यहाँ पर अब नहीं दिखा रहा, माइनस साइन किसको शो करता है डिक्रीजिंग को, मतलब कि अगर ई लैम्डा क्या हो रहा है वेवलेंथ के साथ डिक्रीज हो रहा है, नेगेटिव साइन यहाँ डिक्रीमेंट को शो कर रहा है। तो अगर मैं नेगेटिव साइन ना दिखाऊं, केवल मैग्नीट्यूड फॉर्म में दिखाऊं इसे, तो ये क्या हो जाएगा डी ई लैम्डा इक्वल्स टू 8 पाई ए टी सी क्यूब, तो कैंसिल आउट हो गया, लैम्डा की पावर कितनी हो जाएगी, लैम्डा की पावर हो जाएगी 4, और यहाँ पर क्या आ जाएगा डी लैम्डा, ये क्या आ जाएगा अपने पास डी ई लैम्डा, या लैम्डा एंड लैम्डा प्लस डी लैम्डा के बीच में जो वेवलेंथ के लिए एनर्जी डेंसिटी आ रही होगी उसकी वैल्यू आ जाएगी। ये देखो किस फॉर्म को शो करता है, डिक्रीजिंग फॉर्म को शो करता है। तो यहाँ पर ये जो वेवलेंथ है वो कौन से के लिए अप्लाई होगा, ये जो फॉर्मूला है कौन सी वेवलेंथ के लिए अप्लाई होगा, हायर वेवलेंथ के लिए। मतलब मान लो ग्रीन्स लो यहाँ तक सेटिस्फाई कर पाया, उसके बाद में आगे का किसने सेटिस्फाई किया, जो एक्सपेरिमेंटल कर था वो रेले जीन्स ने। तो यहाँ से आने वाली रेले जीन्स, ये सेटिस्फाई किया रेले जीन्स लॉ में। अब जब हम स्पेक्ट्रम देखते हैं एक्सपेरिमेंटल, तो उसमें तो हमें मिड का पार्ट भी मिल रहा होता है, मतलब जो कर्व मिल रहा होता है वो कंटिन्यूअस मिल रहा होता है, और ये जो दोनों कर्व मिल रहे हैं ये मिड का रीजन क्या है यहाँ पर अनअवेलेबल है, यहाँ का रिजल्ट ये प्रोवाइड नहीं करवा रहे, मतलब बीच का पार्ट क्या हो गया ब्रेक हो गया यहाँ से, तो ये कंटिन्यूअस कर्व अपने पास नहीं आ रहा। तो क्लासिकल फिजिक्स यहाँ गलत हो जाती है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स तो हमें कुछ अलग रिजल्ट्स दे रहे हैं और क्लासिकल थ्योरीज हमें कुछ अलग रिजल्ट्स दे रहे हैं। क्या कि जो वीन्स लॉ है वो तो केवल शॉर्टर वेवलेंथ के लिए ही अप्लाई होगा, हायर वेवलेंथ के लिए अप्लाई नहीं होगा, और रेले जीन्स लॉ जो है वो किसके लिए अप्लाई होगा, हायर वेवलेंथ के लिए, और शॉर्टर वेवलेंथ के लिए अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो क्लासिकल फिजिक्स के जो रूल्स को अप्लाई करते हुए हम लोगों ने फॉर्मूलाज बनाए, वो लोग ये जो मिड का रीजन यहाँ पर आ रहा है कर्व का वो प्रोवाइड नहीं करवा पाते हैं, या एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को फुल्ली सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं। ठीक, तो इसलिए हम लोग क्या बोल देंगे कि जो क्लासिकल फिजिक्स है वो गलत हो जाती है, क्योंकि वो जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं उनको सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। अब देखो इनके फेलियर्स क्या रहे, रेले जीन्स के और वीन का फेलियर तो क्या रहा कि वो केवल शॉर्टर वेवलेंथ के लिए अप्लाई होता है, हायर वेवलेंथ के लिए अप्लाई नहीं होता। और रेले जीन्स का क्या रहा फेलियर कि वो हायर वेवलेंथ के लिए ही अप्लाई हो पाता है, लोग शॉर्टर वेवलेंथ के लिए अप्लाई नहीं हो पाता। अब देखो जब रेले जीन्स लॉ की बात की जाती है तो शॉर्टर वेवलेंथ मींस हायर एनर्जी, मतलब कि जो रेले जीन्स लॉ है वो हायर एनर्जी को सेटिस्फाई नहीं करता या शॉर्टर वेवलेंथ को सेटिस्फाई नहीं करता। अगर हायर एनर्जी की बात की जाए तो हम लोग कौन से रीजन की तरफ बढ़ जाते हैं, अल्ट्रावायलेट रीजन की तरफ बढ़ जाते हैं, और उसको ये सेटिस्फाई नहीं कर पाता है। तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक इवेंट बोली जाती है, या ये जो इवेंट होती है इसको नाम दिया जाता है अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ, कि रेले जीन्स लो शॉर्टर वेवलेंथ्स को या हायर एनर्जीज को सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, जिसको नाम दे दिया गया अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफ। तो अब कभी एग्जाम में आप लोगों को अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफ के बारे में अगर पूछा जाता है तो आप यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हो कि अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफ क्या होता है। अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफ, ठीक है। तो अब इसका सही से एक्सप्लेनेशन किसने प्रोवाइड करवाया, इसका सही से एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करवाया
प्लांक ने, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, फिर मिलेंगे।